Hi everyone, this is Monica Agrawal, lecturer in commerce from GGSSS हिसार। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि स्टाफिंग का ही एक पार्ट है। लास्ट हमने अपना वीक में किया था कि स्टाफिंग क्या होती है, मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन था। ठीक है, आज हम उसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, दैट इज़ सिलेक्शन। तो चलिए आगे चलने से पहले हम एक बार टॉपिक्स पे नज़र डालते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं। देखिए, आज के हमारे टॉपिक रहेंगे, हम करेंगे मीनिंग ऑफ सिलेक्शन, कि सिलेक्शन का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही हम बच्चों देखेंगे कि उसका प्रोसेस कैसे रहता है, कि किस तरीके से आप सिलेक्शन करते हैं, ये भी हम इसमें देखेंगे। और लास्ट उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट डाल रहे हैं हम इसमें देखेंगे कुछ MCQs को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आप चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो इस चैप्टर को हम थोड़ा सा चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड हम कुछ MCQs करेंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के, और आप लोगों को साथ में जज करना होगा कि कौन सा आंसर है, और साथ ही मैं उसका आपको आंसर भी बताऊंगी। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि पूरा लेक्चर में आपको क्या चीज़ समझ में आई है और क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद मीनिंग। देखो बच्चों, हमने अब तक किया था मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, वो कितने फंक्शंस हैं, 5। ठीक है, किसने दिए थे ये, हेनरी फ्योल की एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी हम इसको कह सकते थे, है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एंड थर्ड फंक्शन वाज स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या था कि जिसमें हम लोगों को नियुक्तियां देते हैं, अपनी जो भी हमारी इसमें बिजनेस में हैं पोजीशंस हैं, उनको क्रिएट करना और उन पे लोगों को अपॉइंट करना। क्योंकि खाली अगर आपने पोजीशंस क्रिएट कर ली और लोगों को अपॉइंट नहीं किया उसमें, तो बात तो नहीं बनेगी, है ना। तो उसके लिए फिर हमारा क्या चीज़ आ जाती थी, हमने देखा कि स्टाफिंग में हम सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट देखते थे कि हमें अपनी कंपनी में कितनी चीज़ों की रिक्वायर है। चीज़ यहाँ पे चीज़ नहीं, मतलब कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, कितनी हमारी पोजीशंस हैं, कितने लोगों को हम अपनी फर्म में रखना चाहते हैं। ठीक है, फिर हमने उसमें स्टेप किया रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट में क्या था कि हम उसमें लोगों को खोजते हैं कि कहाँ से किस तरीके से वो आए, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। उसके लिए हमने इसके सोर्सेज भी किए थे। 2 तरीके के मैंने बच्चों आपको सोर्सेज बताए थे, एक था इंटरनल सोर्सेज, दूसरे थे एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, अब जैसा देखो कि यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, पिक्चर में वो देख रहा है रिक्रूटमेंट जिस पे लिखा हुआ है कि उसके सामने बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसे उनमें से अच्छे कैंडिडेट्स को खोजना है जो उनकी फर्म में, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कर सके। अब सिलेक्शन क्या है, देखिए यहाँ पे आपके पास बहुत सारे लोग हैं, है ना। रिक्रूटमेंट में आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आप देख रहे हैं उनको कि कौन से अच्छे कैंडिडेट्स रहेंगे। लेकिन सिलेक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि सिलेक्शन में आप देखिए कि यहाँ पे एक पिक कर लिया गया, मीन्स कि जितने लोग हमारे पास थे उनमें से हम जो हमारे लायक कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे कैंडिडेट्स हैं, हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, हम उनको चुनाव कर लेते हैं, हम उनको पिक कर लेते हैं, दैट इज़ सिलेक्शन। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 पिक्स इसीलिए दिखाई हैं कि आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से ही डिफरेंस पता चल जाए कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए अब आपको एक बार आइडिया हो गया कि सिलेक्शन क्या है, कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उसमें से एलिजिबल कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना, दैट इज सिलेक्शन, है ना। तो चलिए फॉर्मली जो हम इसका मीनिंग करते हैं, देखिए बच्चों, मीनिंग में क्या चीज़ आती है, मीनिंग कहता है वो, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ पिकिंग और चूजिंग द राइट कैंडिडेट who is most suitable for a vacant job position in an organization। अब यही चीज़ की हमारी डेफिनेशन आ गई ना, इसी से रिलेटेड कि क्या है हमने करना चूज़,
कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है, जो हमारी वेकेंट जॉब पोजीशन है, जो खाली जॉब पोजीशन है, ठीक है, तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा सुटेबल है, सही कैंडिडेट है, उसको चूज़ करना या फिर उसको पिक करने का जो प्रक्रिया है, दैट इज़ सिलेक्शन। ठीक है, चलिए अब हम नज़र डालते हैं इसकी डेफिनेशन की ओर। देखिए डेफिनेशन क्या है। डेल योडर जो है उन्होंने बहुत अच्छी सी एक डेफिनेशन दी है, बहुत इजी भी है वो डेफिनेशन। वो बताते हैं सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस, कि सिलेक्शन क्या है, एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया होती है बच्चों जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, इन विच कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इन 2 क्लासेस। अब यहाँ पे आप जो एम्प्लॉयमेंट के कैंडिडेट्स हैं उनको 2 क्लासेस में, मीन्स 2 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से 2 भागों में आप इनको बांटोगे? दोज हु आर टू बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट, कि एक तो जिनको हम रोजगार देना चाहते हैं, एंड दोज हु आर नॉट, कि एक तो ऐसे लोग, क्योंकि देखिए जब अगर आपके पास 100 एप्लीकेशन किसी चीज़ की आ गई, वैकेंसी आपके पास सिर्फ 2 की है, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आप उनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट्स को पहले अलग कीजिए जिनको आप एम्प्लॉयमेंट ऑफर नहीं करना चाहते, ठीक है, और कुछ कैंडिडेट्स 10 या 12 जैसे भी हैं वो ऐसे कैंडिडेट्स होंगे बच्चों कि जिनको आप ऑफर करना चाहते हो। तो मीन्स 2 कैटेगरीज में आपने डिवाइड कर लिया उनकी योग्यता देखकर। ये कहते हैं डेल ऑर्डर। लेकिन एक कुंटज हैं इनके विद्वान, कुंटज ने भी एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दी है। कुंटज क्या बताते हैं? सेलेक्टिंग मैनेजर इज चूजिंग फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स द वन हु बेस्ट मीट्स द पोजीशन रिक्वायरमेंट्स। उन्होंने भी हमारे को क्या बताया कि जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट है ना, जो कैंडिडेट हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा है, हमारी रिक्वायरमेंट अच्छे से पूरी करता है, जिस पोजीशन पर हम रखना चाहते हैं उसके लिए वो सारी की सारी जो एबिलिटीज़ हैं वो अच्छे से हैं उसमें, तो वो हमारा क्या है, सेलेक्टिंग मैनेजर जो है वो काम करता है। तो बच्चों देखो आपने मीनिंग पढ़ा, इसका डेफिनेशन पढ़ी, अब इसके कंक्लूजन करते हैं। हमेशा आप पेपर में लिखिए, पहले उस चीज़ का अर्थ बताइए, फिर उसकी डेफिनेशन दीजिए, 1 या 2 ऑथर्स की कम से कम आपको डेफिनेशन देनी चाहिए, और फिर उसके बाद आप उसकी कंक्लूजन दीजिए। कंक्लूजन में क्या आ जाता है, अब देखिए यहाँ कहा जाता है सिलेक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द प्रोसेस। अब वो यहाँ फिर से उसको बता रहा है कि प्रोसेस तो क्योंकि अल्टीमेट है ही, है ना, इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स एंड इवैल्यूएटिंग देयर क्वालिटीज़। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि उसमें क्या किया जाता है, वो कहते हैं कि ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू मीन्स आपस में सामने सामने बैठकर हम उसमें बातचीत कर सकते हैं। जनरली जो इंटरव्यू होता है वो आमने सामने ही होता है, और साथ ही हम उनकी क्वालिटीज़ को इवैल्यूएट भी करते हैं कि कौन सी क्वालिटीज़ हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, कि जो हमारी जॉब के लिए जो हमारी स्पेसिफिक जॉब के लिए, कि जैसे अब अगर हम एक मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं तो उस मैनेजर के लिए क्या होना चाहिए, क्या वो MBA होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये चीज़ें देखते हुए ना हम उसमें देखते हैं कि भाई हाँ उसकी क्वालिटीज़ हमारी जॉब के लायक हैं या नहीं हैं, क्या वो फुलफ़िल कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। जब हम ये चीज़ें देख लेते हैं देन चूजिंग द सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोजीशन, फिर हम अपना उस पोजीशन के लिए उस कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो कितनी आसान सी है इसकी। और एक और भी दी गई है, देखिए द सिलेक्शन ऑफ ए राइट एप्लीकेंट फॉर ए वेकेंट पोजीशन, की खाली जगह जो है वहाँ पे एक सही एप्लीकेंट का चुनाव करना, जो फ्यूचर में क्या होगा हमारी फर्म के लिए एक एसेट होती है। स्टाफिंग में मैंने आपको बच्चों ये चीज़ बताई थी कि जैसे आप देखिए कि एक बिज़नेस के लिए ना लेबर इम्पॉर्टेंट है, मनी है, मटेरियल है, वैसे ही सेम लेबर भी इम्पॉर्टेंट है। और लेबर किससे है? ह्यूमन बीइंग से है। तो ह्यूमन बीइंग तभी हम कहते हैं ना, हमने उसमें पढ़ा भी था क्या, कि हर एक शाम को हमारी संपत्तियाँ बिजनेस से बाहर चली जाती हैं, और हमें ये सुनिश्चित करना होगा
कि अगली सुबह वो फिर से हमारे पास ही आए। तो वो संपत्तियाँ कौन सी थी? वो संपत्तियाँ हमारे ह्यूमन बीइंग ही हैं, ठीक है, क्योंकि यही हैं जो विच विल बी हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन रीचिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। वो क्या करती हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उन्हें पूरा करने के लिए, उन्हें वो पूरा करने के लिए पूरी हेल्प करती हैं, क्योंकि आप इनके बिना कभी भी नहीं कर सकते। इंसान नहीं है, आपके पास एक ऑटोमेटिक मशीन भी है, उसको भी तो बटन दबाने के लिए ह्यूमन की ज़रूरत होगी ना। तो विदाउट ह्यूमन नथिंग इज़ पॉसिबल। सब कुछ इम्पॉसिबल होता है, इंसान की तो ज़रूरत है आपको, तो इसलिए हम उसको क्या कह सकते हैं कि हमारी एक एसेट भी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। अब हम इसमें 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे। देखिए, प्रोसेस में सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है दैट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या चीज़ है? अब जब भी आपके पास एप्लीकेंट्स आ गए, एप्लीकेशंस आपके पास बहुत सारी हैं, है ना। अब उन एप्लीकेशन में से, जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि अगर किसी चीज़ के लिए आपके पास 5 वैकेंसीज हैं लेकिन आपके पास 500 एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो क्या 500 के 500 एप्लीकेंट्स को सिलेक्शन के प्रोसेस से गुजरना होगा? नहीं। हम उनकी शुरुआत से ही ये जांच करनी शुरू कर देते हैं कि कौन से जो लोग हैं वो हमारे के सिलेक्शन प्रोसेस के लिए ठीक रहेंगे और कौन से नहीं रहेंगे। अभी जैसा मैंने ऊपर बताया था, जैसे डेली ऑर्डर ने जी ने भी कहा था क्या कि जितने भी हमारे एप्लीकेंट्स हैं उनको 2 भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन से? एक, जिनको हम ऑफ़र करना चाहते हैं जॉब, और दूसरे जिनको हम ऑफ़र नहीं करना चाहते, मींस जो हमारी एलिजिबिलिटी में आते ही नहीं हैं। क्योंकि आप ऐसे थोड़ी ना अपने आप चुनाव कर सकते हैं, आप उनकी योग्यताएं देखोगे, क्वालिटीज़ देखोगे, एबिलिटीज़ देखोगे, उसी के बेस पे तो बताओगे ना। तो बच्चों, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में हम इसमें 2 भागों में इसको बांट लेते हैं। पहला हमारा क्या आ जाता है? प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज़। ठीक है, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको अभी बताया, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में हमारे पास जितने भी एप्लीकेंट्स थे, हमने उसके 2 एप्लीकेशंस, मतलब 2 भागों में उसको हमने बांट लिया। एक, जिनको हम ऑफ़र नहीं करना चाहते, किस बेसिस पर कि वो जो हमारी एलिजिबिलिटी पर खरे नहीं उतरते, और दूसरा वो जो हमारी एलिजिबिलिटी पर खरे उतरते हैं। तो अब हमने क्या किया कि जिन लोगों को हमने रिजेक्ट कर दिया एक किस्म से इनिशियल स्टेज पर ही, उनको हम एक लेटर ऑफ रिग्रेट देते, खेद पत्र जिसको हम कह सकते हैं कि भाई हम आपको नहीं रख सकते क्योंकि आप हमारी एलिजिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर रहे हैं, उसके साथ हम भेज देते हैं। फिर हम उसमें क्या करते हैं, हम उनका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू लेते हैं। अब प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, हम उनकी नेम, उनकी एज, थोड़ी सी हम बातचीत करके देखते हैं कि वो इंसान बातचीत करने में कैसा है ना। उसका इंटरेस्ट एरिया हमने पूछ लिया, उसकी क्वालिफ़िकेशन हम पूछ सकते हैं। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि एक बार ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक इनिशियल स्टेज का हमारा इंटरव्यू है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, हम इसको आगे लेकर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, और अगर वो हमारे पास जॉब करना चाह रहा है तो उसका इंटरेस्ट क्यों है, क्यों वो ये काम करना चाहता है। जब हमने उसका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू भी ले रहे हैं हम साथ साथ, फिर साथ ही हम क्या कर रहे हैं, हम एक एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन उससे फिल करवा रहे हैं। ठीक है, अब उस एप्लीकेशन फॉर्म में हम क्या सोचते हैं कि जितनी के हम मैक्सिमम उस पर्सन के बारे में डिटेल ले सकें, वो सारी की सारी डिटेल आप अपना उसमें पूछेंगे क्वेश्चंस के रूप में। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि उनके आंसर्स जो है ना वो लिमिटेड उसमें होने चाहिए, लिमिटेड वर्ड्स में। ये नहीं कि बहुत बड़ी डिटेल में वो लिखे उसको ऐसे राइटिंग, नो, शॉर्ट में उसको जवाब देना होगा। और आप मैक्सिमम कोशिश ये करें कि आप उससे बहुत कुछ पूछ लें ताकि आपको उसके बारे में सब कुछ अच्छे से पता चल सके। आप जैसे उसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछ सकते हैं, आप उसकी प्रिलिमिनरी जो भी है पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आप उसके बारे में वहाँ पे उससे जानकारी हम लेते हैं। हम उसके साथ ये भी पूछते हैं कि वो कितने सैलरी पर हमारे साथ काम करने में पसंद करेगा।
कि मिनिमम एक्सेप्टेबल सैलरी उसकी क्या होगी। उसी के साथ साथ वो थोड़े से हम रेफरेंसेस भी उसको कहेंगे कि भाई आप अपने रेफरेंसेस भी लिखिए। अब वो रेफरेंसेस किस लिए, क्योंकि कल को देखिए वो हमारे लिए नया है, हम उसे नहीं जानते, तो वो 2-4 ऐसे लोगों के नाम बताएगा जिससे हमें, अगर हम उसके बारे में कल को जानकारी लेना चाहें कि उसका करेक्टर कैसा है, उसके सोशल रिलेशन कैसे हैं, है ना, तो हम वो उस चीज़ से जानकारी उनसे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने उसे ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म्स भी जो है वो हमने उससे फिल करवा लिया। तो हमारी पहली जो स्टेज है एक किस्म से वो कंप्लीट हो गई कि जो हमने उसकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की थी। अब चलिए दूसरी जो हमारी स्क्रीनिंग आई फिर सिलेक्शन टेस्ट। अब हम उसमें कुछ टेस्ट उसके रखते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से हम उसके बारे में उससे टेस्ट रखेंगे। सबसे पहला हम टेस्ट रख रहे हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में बच्चों 2 चीज़ों का हम उसमें ध्यान रखते हैं, 2 उसको हमने पार्ट्स में बांट देना है। एक हम देखते हैं कि उसमें स्पेशल जो ट्रेड एफिशिएंसी है वो उसकी कितनी है। मींस हम यहाँ पे उसकी उस चीज़ से रिलेटेड, जिस जॉब पे हम उसको रखना चाहते हैं उस जॉब से रिलेटेड हम उसकी देखेंगे क्या चीज़, कि उसकी थियोरेटिकल नॉलेज कितनी है। ठीक है, थियोरेटिकल नॉलेज देखेंगे एज वेल एज हम उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी देखेंगे। अब थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज आप कैसे देखोगे। देखिए, अगर कोई आपके पास आया कि भाई मैं मोबाइल कंपनी है आपकी और मोबाइल का काम वो आप मोबाइल के लिए उसको रखना चाहते हैं, तो आप उसे पूछेंगे कि अगर मोबाइल में दिक्कत आ जाती है तो आप उसकी रिपेयर वगैरह कैसे करोगे। एक तो उसने हुआ कि वर्बली आपको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे अगर कोई सॉफ्टवेयर उड़ गया है या कोई हमारा एकदम से ख़राब हो गया, उसमें वायरस आ गया, हम कैसे डाटा ले सकते हैं, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। एक तो वर्बली बताना और एक उस चीज़ को करके देखना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है ना। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, थियोरेटिकल नॉलेज में तो हमने उसको सिर्फ वर्बली पूछ लिया। दूसरा, जब हम उससे प्रैक्टिकली उसको करवा के देख रहे हैं कि हमने उसे ख़राब मोबाइल दे दिया, हम उसे कह रहे हैं कि भाई आप अब ये इसको ठीक करके दिखाइए, देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, और फिर हम देखेंगे कि वो कितना एफिशिएंटली जो है उस चीज़ को वहाँ पे वो कर रहा है, कितनी उसमें चतुराई है उस चीज़ को करने के लिए। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली किसी काम को करते हैं तो आपको देखना है, थियोरी तो सब पढ़ते हैं, अब आप पेपर में सारे के सारे बच्चे पढ़ रहे हो, एक जना आपको पढ़ा रहा है, सब एक बुक से रीड कर रहे हो, लेकिन नंबर का फ़र्क आता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हर चीज़ में फ़र्क है, वे ऑफ राइटिंग में है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में है, आप उसको लिखने में कुछ और बहुत अच्छा लिखते हैं, तो इन चीज़ों से आपके मार्क्स में अफेक्ट होता है। तो इसलिए हम उसकी वहाँ पे, और पेपर में आप कितने टाइम में क्या चीज़ किस तरीके से अटेम्प्टेशन करते हैं उसका भी मैटर करता है। तो वहाँ सिलेक्शन करते हुए हम उसका क्या करते हैं, थियोरेटिकली तो जानते ही हैं, एज वेल एज अगर हम कोशिश करते हैं कि जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो हम उसको प्रैक्टिकली भी करवाते हैं, ताकि हम देख सकें कि वो कितनी चतुराई से काम कर रहा है। दूसरा फिर इसमें टेस्ट क्या आ जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट में हमारे को क्या देखना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं साइकोलॉजिकल में। हम जैसे उसका इंटरेस्ट देख सकते हैं कि भाई इंटरेस्ट कितना है, कैसा इंटरेस्ट है उसका काम करने में, वो उस इंटरेस्ट लेता है या नहीं लेता है ना, कितना उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। देखो, काम करने में भी क्या बात होती है, जो काम हमें अच्छा लगता है हम उसको करके बड़ा सेटिस्फाइड होते हैं, बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। एक हमें काम का प्रेशर दे दिया जाए जिसको हम नहीं करना चाहते, ठीक है हम काम करेंगे लेकिन हम उसको दिल से नहीं करेंगे तो वो काम उतना अच्छा भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे ये फ़र्क हो जाता है। दूसरा फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या आ जाता है, जैसे इंटेलिजेंसी चेक करना। इनके लिए छोटे छोटे बच्चों अलग टेस्ट होते हैं कि इंटेलिजेंसी में हम देखते हैं कि कोई चीज़ वो सीखना चाहता है किस तरीके से है ना, कि जो उसमें है एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो उसमें एक लर्निंग कैपेसिटी को देखती है कि जो इंसान है वो उसकी लर्निंग कैपेसिटी कैसी है, कितनी जल्दी वो उसको सीख सकता है। और साथ ही हम उसकी पर्सनालिटी भी टेस्ट करते हैं। पर्सनालिटी में हम देखते हैं कि वो और लोगों से कैसे मिलजुल कर रहता है, बातचीत करता है, तो उससे रिगार्डिंग भी हम उसके टेस्ट ले सकते हैं, तो वो भी ले लेते हैं। अब अदर टेस्ट में क्या आ जाता है, अदर टेस्ट में बच्चों आ जाता है
कि जैसे हम उसका लिखने का तरीका चेक कर सकते हैं कि उसको नॉलेज कितनी है, लैंग्वेज पर कमांड कितनी है, क्योंकि जब आप किसी को रखते हो तो आप उससे कोई रिपोर्ट तैयार करवाओगे, कुछ भी तैयार करवाओगे ना, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि भाई वो कितने अच्छे से कमांड है, अपनी बात को कितने अच्छे ढंग से वो लिख सकता है, जनरल नॉलेज भी उसे कितनी है, ये चीज़ भी हम मैटर करते हैं। तो फिर इस तरीके से करके यहाँ पे उसका जो है सेकंड स्टेज हमारी पूरी हो जाती है, जो क्या थी हमारी सिलेक्शन टेस्ट। अब थर्ड स्टेज हमारी क्या आती है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब ये स्टेज हमारी आ गई है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में हम क्या चीज़ देख रहे हैं, अब क्योंकि वो हमारे प्रिलिमिनरी भी, अभी आप कहेंगे कि प्रिलिमिनरी भी तो हुआ था, वो जस्ट एक इनिशियल स्टेज पे था, लेकिन जब वो हमारी हर चीज़ पे तकरीबन एक इंसान खरा उतरता जा रहा है, अब हम उसका प्रॉपर एक इंटरव्यू लेते हैं। अब हम उससे आमने सामने बैठकर आराम से बातचीत करेंगे, हम उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करेंगे, हम उसका इंटरेस्ट देखेंगे, एक हमने पूछना, एक हमने वैसे टेस्ट लेना, एक बातचीत में बहुत कुछ पता चलता है। हम उसका मैच्योरिटी लेवल देखेंगे, हम उसकी देखेंगे कि उसकी मेमोरी कितनी सही है, कितनी याददाश्त उसकी है, काम करेगा तो याददाश्त भी तो होनी चाहिए ना, कि बिल्कुल वो ना हो। तो यहाँ पे हर चीज़ को हम उसमें चेकअप करेंगे उसका। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू से हमारे को सारा उसे बातचीत करने का तरीका हमें पता चलेगा, कितने अच्छे से वो अपनी बात को रखता है ना, तो ये हर चीज़ हमें पता चल जाती है। अब जब वहाँ पर भी आपको अच्छे से पता चल गया, सारा कुछ उसके बारे में पता चल गया है, ऑलमोस्ट वो आपका फाइनलाइज हो गया है कि भाई हाँ ये कैंडिडेट हमें पसंद आ गया है, तो अब नेक्स्ट उससे हम फिर क्या चलते हैं, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। हम ये वाला फोर्थ स्टेप पे हम आ जाएंगे। अभी मैंने बताया था, हमने शुरू में फिलिंग इन ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म था, उसमें हमने उसको कहा था कि आप अपने रेफरेंस दीजिए, 2 या 3 या 4 लोगों के आप अपने नाम दीजिए जिनके बारे में हम आपसे पूछताछ, आपके बारे में हम पूछताछ कर सकें। तो यहाँ पे जब हम पूछताछ कर रहे हैं तो हम उससे किस बारे में पूछताछ करेंगे कि इस पर्सन का करैक्टर कैसा है, लोगों के साथ इसके रिलेशन कैसे हैं, सामाजिक इसकी वैल्यू है नहीं है ना, क्योंकि आप एक इंसान को रख लेते हैं और अगर वो समाज के साथ नहीं चलता, लोगों के साथ अच्छे से नहीं रहता, कई बार होते हैं कुछ लोग रिजर्व नेचर के होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, तो अगर वो अकेले रहना पसंद करेगा तो वो काम कैसे करेगा, दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि उनसे पूछते हैं कि भाई कितना है, सामाजिक संबंध किस कैसे हैं, इसकी बैकग्राउंड कैसी है, हम इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पूछ लेते हैं। अब जब हमने ये काम भी कर लिया तो फिर नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिलेक्शन डिसीजन। अब हमने फाइनली अपना उसका चुनाव कर लिया है, ठीक है, हमने अपना डिसाइड कर लिया कि भाई इसमें से हमें ए पसंद है या बी पसंद है या सी पसंद है, ये अब हमें फाइनली पसंद हो गया है। जब वो फाइनली पर्सन हमें पसंद हो गया है तो फिर अब हम उसको किस चीज़ के लिए बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे बच्चों मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। हम कहेंगे कि अब आप अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराओ। अब आप सोचोगे मेडिकल किस लिए, अरे ये तो देखना पड़ेगा ना कि उसे कोई बीमारी तो नहीं है, अगर बाय चांस भगवान ना करे कि उसे कोई ऐसी बीमारी हो जो दूसरों को भी लग सकती है तो दिक्कत हो जाएगी, या फिर कोई ऐसी बीमारी है कि जिससे वो काम ना कर सक रहा हो, कि जो हमें लॉन्ग रन में आगे दिक्कत दे रहे, तो हम ऐसे इंसान को अपॉइंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होता है कि आजकल ऑलमोस्ट सभी जॉब्स में क्या होता है कि आपका पूरा प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। जब आप मेडिकल अपना एग्जामिनेशन करवा लेते हैं देन आपको जॉब ऑफर किया जाता है। अब आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया कि भाई ठीक है, अब आप यू आर सिलेक्टेड और आप इस दिन से अपना काम करने के लिए आ सकते हैं, आप अपनी जॉब ज्वाइन कर लीजिए, आपकी नेचर ऑफ ड्यूटी ये रहेगी, आपको ये काम करना होगा, इतने बजे से इतने बजे तक आपको आना होगा, वो सारी चीज़ हो जाती है। अब लेकिन यहाँ पे जब आपने उसे जॉब ऑफर की तो ये उसकी भी ड्यूटी बनती है कि वो वेल एंड टाइम ऑफिस में आए और अपना काम करे। एंड द लास्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर लास्ट में हमारा बच्चों क्या आ जाएगा कि अब उनके बीच में आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जिसमें सब कुछ हमारी जो है ना वो डिटेल हो जाती है
कि जॉब का क्या नाम रहेगा, किस पोजीशन पे हम उसको रख रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी, और साथ ही उसको हम कितना रेमुनेशन देंगे, अलाउंसेस कितने रहेंगे, कितने घंटे वो काम करेगा, अगर उसे छुट्टी लेनी है तो किस तरीके से क्या रूल्स रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसके लिए कैसा सिस्टम रहेगा, डिसिप्लिन का क्या सिस्टम रहेगा, और अगर वो नौकरी छोड़ के जाना चाहता है तो क्या सिस्टम होगा, और अगर कंपनी उसे निकाल रही है तो क्या होगा। तो इस तरीके से करके हम अपनी क्या करते हैं, एक सिलेक्शन प्रोसीजर जो है हमारा वो पूरा हो जाता है। हम लोगों को अपनी उन्हीं जिस जॉब के लिए हम उसे चाहते थे, जिस पोजीशन पे हम रखना चाहते थे, उसके लिए हम अपने लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम जो अपना करने जा रहे हैं, अब हम इससे रिलेटेड थोड़े से MCQs डिस्कस करते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको अब तक क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस एम्ड एट राइट काइंड ऑफ पीपल। कि जो रिक्रूटमेंट है और सिलेक्शन का प्रोसेस है उसका एम क्या है, कि सही प्रकार के लोगों को जो भी है लेना उद्देश्य है ना। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं एट राइट प्लेस, सही स्थान पर, एट राइट टाइम, सही जगह पर, टू डू राइट थिंग्स, कि सही काम करना, एंड ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ ऑप्शन है कि या ये ऊपर वाले सारे। तो बच्चों देखो कौन सा लगता है आपको इसमें। अब जब भी हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि एक सही प्लेस पे, सही टाइम पे एक ऐसा इंसान हमें चाहिए कि जो सारे काम सही करे, है ना। तीनों ही चीज़ें हम चाहते हैं, तो फिर इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। ये इसका आंसर होगा। कितनों का ठीक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, रिक्रूटमेंट और मैन पावर सिलेक्शन प्रोसेस इज द फर्स्ट स्टेप इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ। अब वो यहाँ पे आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो कह रहा है कि जो भर्ती है या मैन पावर सिलेक्शन प्रोसेस है, किस चीज़ की एम्प्लॉयमेंट का पहला प्रोसेस है, लेबर की, कि जब आप लेबर को एम्प्लॉयमेंट देते हैं जब, या मैनेजमेंट को देते हैं जब, या लेबर और मैनेजमेंट दोनों को देते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों इसका जवाब क्या है, लेबर। लेबर की जब आप करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं या सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं, तो इसका जो पहला स्टेप जो है वो क्या है, रिक्रूटमेंट और मैन पावर सिलेक्शन प्रोसेस है इसका पहला स्टेप, कि जब आपको लेबर का एम्प्लॉयमेंट करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पुअर क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन विल मीन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन डैश एंड सुपरविजन। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, वो कहता है कि अगर सिलेक्शन की पुअर क्वालिटी है तो इसका मतलब किस चीज़ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी हमारी, कि एक तो सुपरविजन पे एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, और उसके साथ साथ किस चीज़ पे कॉस्ट आएगी हमारी, ट्रेनिंग पर आएगी। बच्चों जब कोई काम उसको आता नहीं होगा तो हमें उसको ट्रेन तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमारी उस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आता है, डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग जॉब सीकर्स सो एज टू बिल्ड ए पूल ऑफ क्वालिफाइड जॉब एप्लीकेंट्स। इन जो चार नीचे आपको दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सी चीज़ है जो ये चीज़ का प्रोसेस बताती है कि जॉब सीकर्स और आपको क्वालिफाइड जॉब एप्लीकेंट्स कहाँ होने चाहिए, उनके बीच में एक ब्रिज तैयार करना। एक किस्म से हम कह सकते हैं कि पूल बनाना, है ना। सिलेक्शन में तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ट्रेनिंग भी नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग में आप क्या करते हैं, उनको आगे काम करने के लिए ट्रेन करते हैं, अपॉइंट हो चुका है वो, वहाँ जॉब सीकर्स ख़त्म हो जाते हैं। रिक्रूटमेंट, हाँ रिक्रूटमेंट इसके लिए सही जवाब है, क्योंकि यहीं पर आप लोगों को कहते हैं कि आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, जॉब अप्लाई करिए आप। हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको मोटिवेट करते हैं ना, कि ताकि वो आए, डिफरेंट सोर्सेज से हम उनको देखते हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है,
रिक्रूटमेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे। डैश आर फॉर्म्स दैट आर लुक्ड अपॉन एज हेड हंटर्स, रेडर्स एंड पेरेट्स बाय ऑर्गेनाइजेशन विच लूज पर्सनल थ्रू देयर एफर्ट्स। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी फॉर्म है जिन्हें हम एक हेड हंटर्स, रेडर्स और पेरेट्स के द्वारा देखते हैं, मतलब इन्हें ये माना जाता है क्योंकि ये अपने पर्सनल एफर्ट्स से जो भी है, जहाँ पे जब ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाता तो ये फर्म जो है ये रिक्रूटमेंट में हमारी हेल्प करती है। दैट इज़ जो उसके नाम से ही है, रिक्रूटिंग फर्म्स। रिक्रूटिंग फर्म इसके लिए सही जवाब है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन आपको एक प्रोफेशनल आपको क्वालिफिकेशन लाइक दे देते हैं, ज़्यादातर ऐसे होते हैं। लेबर यूनियंस लेबर से रिलेटेड जो इश्यूज़ के लिए बनाई गई होती हैं, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज भी, हालांकि आप ये कह सकते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती हैं, कि लोगों को रोज़गार दिलवाने में हेल्प करती हैं, पर यहाँ पर जो एज ए हेड हंटर देखे जाते हैं, रेडर्स देखे जाते हैं, दैट इज़ रिक्रूटिंग फर्म्स होती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन एप्लीकेंट्स in order to identify and hire those with a greater likelihood of success in a job। अब यहाँ पे ऐसा किस चीज़ की ये जो प्रोसेस है कि जो एप्लीकेंट्स थे और हमने उनको हायर करना है ताकि हमारे वो जॉब में एक सक्सेस हो सके, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? दैट इज़ सिलेक्शन, जो हमने अभी किया है ना, कि इसी में हम करते हैं ना कि जितने हमारे पास लोग हैं उनमें से हम बेस्ट का चुनाव करते हैं ताकि एक फर्म जो है वो अच्छे से सक्सेस हो सके। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, दैट्स ऑल।